फिल्म की शुरुआत होती है शौर्य नाम के एक अमीर और रसूखदार आदमी से, जो एक क्लब में सोमा नाम की लड़की के साथ मौजूद होता है। कुछ देर बाद दोनों क्लब से निकलते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोमा के घर के बाहर एक चाय वाला अपनी साइकिल पर चाय बेच रहा होता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार वहां आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और अंदर बैठे लोग खून से लथपथ एक लड़की को सड़क पर फेंककर फरार हो जाते हैं। जब चाय वाला पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सोमा है। यही चाय वाला इस पूरी घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह बन जाता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की। अर्जुन पेशे से एक मशहूर वकील है और अपने क्षेत्र का सबसे तेज दिमाग माना जाता है। वह हमेशा सच का साथ देता है और आज तक कोई केस नहीं हारा। इसी वजह से लोग उसे इक्का के नाम से जानते हैं। उसकी खासियत यह है कि वह हारा हुआ मुकदमा भी अपनी रणनीति से जीत लेता है। उसी समय अर्जुन अपनी बेटी समारा की स्विमिंग प्रतियोगिता देखने पहुंचा होता है। तभी अचानक समारा की नाक से खून निकलने लगता है। उसकी मां अवंतिका घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। शुरुआती इलाज के बाद वह सामान्य तो हो जाती है, लेकिन डॉक्टर कुछ जरूरी टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। इधर पूरे शहर में एक ही खबर फैल चुकी होती है। मशहूर नेता हर्षवर्धन के बेटे शौर्य पर सोमा की हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। सोमा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही होती है। अर्जुन के सीनियर उसे बताते हैं कि उनकी लॉ फर्म कई वर्षों से हर्षवर्धन के परिवार के लिए केस लड़ती आई है, इसीलिए इस बार भी शौर्य का बचाव अर्जुन को ही करना होगा। लेकिन अर्जुन साफ इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि वह किसी भी कीमत पर शौर्य का केस नहीं लड़ेगा। यहाँ पता चलता है कि दोनों के बीच पुराने समय से कोई गहरा विवाद रहा है। दरअसल शौर्य पहले खुद भी एक वकील था और कभी अर्जुन के अधीन काम करता था, लेकिन किसी वजह से अर्जुन ने उसका वकालत का लाइसेंस रद्द करवा दिया था। हालांकि फिल्म उस समय इसकी असली वजह नहीं बताती। उधर सोमा की तरफ से केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। मजबूरी में यह जिम्मेदारी युवा वकील मधुरा को दी जाती है, जो अर्जुन से काफी जूनियर है। इसी बीच डॉक्टर अर्जुन और अवंतिका को एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिससे दोनों की जिंदगी बदल जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि समारा को एडवांस स्टेज ब्लड कैंसर है। उसकी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अर्जुन और अवंतिका दोनों का डीएनए समारा से मैच नहीं कर रहा। यही खुलासा होता है कि अर्जुन समारा का जैविक पिता नहीं है। असलियत यह होती है कि समारा का असली पिता शौर्य है। यह सच सामने आते ही अर्जुन मजबूर होकर शौर्य से मिलने जाता है। वह उसे पूरी बात बताता है और समारा की जान बचाने के लिए बोन मैरो डोनेट करने की विनती करता है। लेकिन शौर्य अपनी पुरानी फितरत दिखाता है। वह मदद करने के बदले एक शर्त रखता है। वह कहता है, अगर तुम मेरा केस लड़कर मुझे बेगुनाह साबित कर दोगे तभी मैं समारा के लिए बोन मैरो दूंगा। अर्जुन के सामने अब सबसे मुश्किल फैसला होता है। एक तरफ उसके जीवन के सिद्धांत हैं जो उसे कभी अपराधी का साथ देने की इजाजत नहीं देते। दूसरी तरफ उसकी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है। आखिरकार एक पिता अपने उसूलों से बड़ा साबित होता है और अर्जुन मजबूरी में शौर्य का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन के केस स्वीकार करते ही सबसे ज्यादा दबाव अब मधुरा पर आ जाता है। उसे पता होता है कि सामने देश के सबसे चालाक और अनुभवी वकीलों में से एक खड़ा है। दूसरी तरफ शौर्य का डीएनए टेस्ट भी हो जाता है और रिपोर्ट में उसका बोन मैरो समारा के लिए मैच कर जाता है। यानी अगर वह अपना वादा निभा दे तो समारा की जान बच सकती है। उधर पुलिस को अब तक मिले सभी सबूत सीधे सीधे शौर्य की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, इसीलिए उसे हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी टीम के साथ केस से जुड़े हर सबूत और गवाह की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। जांच में पता चलता है कि सोमा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। घटना वाली रात वह रात 10 बजे से 11:45 तक शौर्य के साथ क्लब में मौजूद थी। उसके बाद दोनों एक साथ वहां से निकल गए। सोमा अपने 2 दोस्तों के साथ क्लब आई थी, लेकिन वे दोनों वहीं रुक गए। दूसरी ओर सोमा के घर के बाहर चाय बेचने वाला विजय इस पूरे मामले का सबसे अहम चश्मदीद गवाह बन जाता है। शौर्य एक बड़े नेता का बेटा होने की वजह से जेल में भी किसी वीआईपी मेहमान की तरह रह रहा होता है। उसकी बैरक में एसी, फ्रिज, प्ले स्टेशन और हर तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं। शौर्य पुलिस को बताता है कि वह रात
करीब 1 बजे अपने घर पहुंच गया था। उसकी पत्नी गौरी भी इस बात की पुष्टि कर देती है। फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि सोमा के गले पर गहरा घाव किसी नुकीली चीज से किया गया था। शुरुआती जांच में शक होता है कि हमला कार की चाबी से किया गया होगा, लेकिन जिस ऑडी Q7 में शौर्य आया था उसमें पुश स्टार्ट सिस्टम था और पारंपरिक चाबी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद कार को केमिकल से पूरी तरह साफ भी करवा दिया गया था, जिससे कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल सका। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनवाई शुरू होती है। सभी को उम्मीद होती है कि पहले गवाहों को बुलाया जाएगा, लेकिन अर्जुन शुरुआत में ही एक ऐसा दांव चलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सबसे पहले अपने ही क्लाइंट शौर्य को गवाही के लिए कटघरे में बुला लेता है। कटघरे में आते ही शौर्य भावुक होने का नाटक करने लगता है। वह सोमा और उसके परिवार के प्रति दुख जताते हुए कहता है, मैं उस समय अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों से गुजर रहा था। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिससे मैं दिल की बात कर सकूं। तभी मेरी मुलाकात सोमा से हुई। हमने साथ में अच्छा समय बिताया। वह आगे कहता है, जब हम कार में थे तो मैंने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और घबराकर कार से उतरकर भाग गई। मैं डर गया था, इसीलिए सीधे अपने घर चला गया। शौर्य की यह कहानी सुनते ही उसकी पत्नी गौरी कोर्ट रूम से बाहर चली जाती है। अब मधुरा उससे जिरह शुरू करती है, लेकिन शौर्य बिना पूछे ही अपनी सफाई देता रहता है। वह कहता है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन मैंने सोमा पर जानलेवा हमला नहीं किया। रही बात कार की, तो उसे साफ कराना कोई अपराध नहीं है। शौर्य की बातों का उस समय मधुरा के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। मजबूर होकर अदालत अगली तारीख दे देती है। उधर कोर्ट के बाहर लोग शौर्य के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर भी अर्जुन की आलोचना होने लगती है कि वह एक रसूखदार अपराधी का बचाव क्यों कर रहा है। इसी बीच समारा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। अर्जुन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। एक तरफ उसकी जिंदगी भर की ईमानदारी और उसूल है, तो दूसरी तरफ उसकी बेटी की सांसें। आखिर वह खुद से सिर्फ एक ही बात कहता है, अगर मेरी बेटी बच गई तो बाकी हर सवाल का जवाब बाद में दूंगा। अब उसके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई समारा की जान बचाना बन चुकी थी। अगली सुनवाई में मधुरा अपना पहला अहम गवाह अदालत के सामने पेश करती है। यह वही चाय बेचने वाला विजय होता है जिसने सोमा को घायल अवस्था में सड़क पर फेंकते हुए देखा था। विजय अदालत में बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कार शौर्य चला रहा था। उसकी गवाही सुनकर कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है। ऐसा लगने लगता है कि अब शौर्य के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तभी अर्जुन अपनी पहली बड़ी चाल चलता है। वह स्क्रीन पर एक जैसी दिखने वाली कई काली SUV कारों की तस्वीरें दिखाता है और विजय से पूछता है, बताइए इनमें से कौन सी कार आपने उस रात देखी थी? लगभग सभी गाड़ियां एक जैसी दिखाई देती हैं। विजय असमंजस में पड़ जाता है और किसी एक कार की सही पहचान नहीं कर पाता। इसके बाद अर्जुन दूसरा सवाल करता है, आपने शौर्य को कैसे पहचाना? क्या पुलिस ने आपको कई लोगों की तस्वीरें दिखाकर पहचान करवाई थी? विजय जवाब देता है, नहीं, पुलिस ने मुझे सिर्फ शौर्य की एक ही फोटो दिखाई थी। बस यही जवाब अर्जुन के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वह अदालत से कहता है, अगर गवाह को सिर्फ एक ही फोटो दिखाई जाएगी तो वह उसी इंसान को पहचानने की कोशिश करेगा। ऐसी पहचान कानूनी रूप से पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। मधुरा के पास इस दलील का कोई ठोस जवाब नहीं होता और अदालत अगली सुनवाई की तारीख तय कर देती है। अब अर्जुन अपनी दूसरी रणनीति पर काम शुरू करता है। उसका एक सिद्धांत था कि वह किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन इस बार हालात ऐसे थे कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे अपने ही उसूल तोड़ने पड़ रहे थे। अगली सुनवाई में अर्जुन सोमा के बॉयफ्रेंड अभिमन्यु को गवाही के लिए बुलाता है। अभिमन्यु दावा करता है कि वह सोमा से बेहद प्यार करता था, लेकिन अर्जुन अदालत में दोनों की चैट रिकॉर्ड पेश कर देता है। उन मैसेजों में अभिमन्यु ने सोमा को गंदी गंदी गालियां दी थीं और कई बार उसे धमकाया भी था। इसके बाद अर्जुन अदालत को बताता है कि अभिमन्यु के पास भी काले रंग की कार है और वह स्नैपचैट के जरिए सोमा की लाइव लोकेशन भी देख सकता था। अर्जुन कहता है, हो सकता है उस रात तुमने सोमा का पीछा किया हो, शायद वह तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे क्लाइंट के साथ चली गई हो। अभिमन्यु गुस्से में जवाब देता है, मैंने उसका खून नहीं किया, ऐसी लड़कियां तो किसी के साथ भी चली जाती हैं। उसकी यह घटिया सोच सुनकर अर्जुन भी भड़क जाता है। वह सख्त लहजे में कहता है, जुबान संभाल कर बात करो, किसी लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछालने से तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाते।
कोर्टरूम में मौजूद सोमा की मां यह सब सुनकर टूट जाती है। उन्हें अपनी बेटी के चरित्र पर लग रहे आरोप बर्दाश्त नहीं होते। दूसरी तरफ अर्जुन भी अंदर से परेशान होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह यह सब सिर्फ केस जीतने और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कर रहा है। इसके बाद मधुरा फोरेंसिक विशेषज्ञ को गवाही के लिए बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शौर्य की कार के कीहोल से इंसानी खून मिला था और डीएनए जांच में वह खून सोमा का निकला। मधुरा इसे अपने पक्ष का सबसे मजबूत सबूत बताती है। इसके बाद वह एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज अदालत में दिखाती है। फुटेज में अभिमन्यु रात 12:05 पर पेट्रोल भरवाता दिखाई देता है। मधुरा अदालत से कहती है, सोमा लगभग रात 1 बजे घायल मिली थी। ऐसे में अभिमन्यु उस समय घटनास्थल पर नहीं हो सकता, इसीलिए शक सीधे शौर्य पर जाता है। लेकिन अर्जुन फिर एक नई दलील देता है। वह कहता है, यह भी तो संभव है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने हमला किया हो। सोमा के कई दोस्त थे। सिर्फ अनुमान के आधार पर मेरे मुवक्किल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं, लेकिन अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती और एक बार फिर अगली तारीख दे दी जाती है। अगली सुनवाई से पहले अर्जुन सीधे शौर्य से मिलने जाता है। वह गुस्से में उससे पूछता है, मैंने साफ कहा था कि मुझसे कुछ भी मत छिपाना, सच सच बताओ, क्या सोमा पर हमला तुमने ही किया था? शौर्य शांत रहते हुए जवाब देता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसने पहले मुझ पर हमला किया था। उस समय कार की चाबी मेरे हाथ में थी। धक्का मुक्की के दौरान शायद उसी से उसके गले पर चोट लग गई होगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इसके बाद वह अर्जुन को उसकी सबसे बड़ी मजबूरी याद दिलाता है। तुम्हारी बेटी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मुझे जल्द से जल्द बेगुनाह साबित करो। यह बात सुनकर अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उधर समारा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। दूसरी तरफ सोमा की हालत भी नाजुक बनी रहती है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार सोमा जिंदगी की जंग हार जाती है। अब तक शौर्य पर हत्या की कोशिश का आरोप था, लेकिन सोमा की मौत के बाद वही आरोप सीधे हत्या में बदल जाता है। इसी दौरान अवंतिका शौर्य से जेल में मिलने जाती है। उसका मकसद उससे बोन मैरो जल्द देने की गुजारिश करना होता है। यहीं फिल्म अतीत का सबसे बड़ा राज खोलती है। पता चलता है कि कभी अवंतिका और शौर्य एक दूसरे से प्यार करते थे। जब अवंतिका गर्भवती हुई तब शौर्य ने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया। उसने अवंतिका पर गर्भपात कराने का दबाव डाला और उसे अकेला छोड़ दिया। उस मुश्किल समय में अर्जुन ने अवंतिका का साथ दिया। उसने समारा को अपनी बेटी की तरह अपनाया और दोनों को नया जीवन दिया। लेकिन आज भी शौर्य की सोच नहीं बदली थी। जब अवंतिका उससे मिलने आती है तो वह समझता है कि शायद वह उसे मनाने या कोई समझौता करने आई है। उसकी घटिया सोच देखकर अवंतिका खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसे जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर शौर्य के पिता हर्षवर्धन अपने बेटे से बिल्कुल खुश नहीं होते। वह उसे नालायक, गैर जिम्मेदार और निकम्मा मानते हैं। फिर भी चुनाव सिर पर होने की वजह से वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि उनके बेटे पर हत्या का दाग लगे। उन्हें बेटे से ज्यादा अपनी राजनीतिक छवि की चिंता होती है। इसलिए वे लगातार अर्जुन पर दबाव बनाते हैं कि किसी भी तरह शौर्य को बरी कराया जाए। अगली सुनवाई में अर्जुन अदालत में देश की सबसे अनुभवी फॉरेंसिक वैज्ञानिक को गवाही के लिए बुलाता है। विशेषज्ञ अदालत को बताती हैं कि कार के की होल से मिला खून बहुत कम मात्रा में था। वह केमिकल से दूषित भी हो चुका था, इसलिए डीएनए रिपोर्ट पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। उनका कहना होता है, इस सबूत के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। यह सुनते ही मधुरा का सबसे मजबूत सबूत भी कमजोर पड़ जाता है। सोमा की मां पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी बेटी को शायद कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन मधुरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह दोबारा जांच शुरू करती है और इसी दौरान उसे एक नया गवाह मिलता है, सुधाकर। सुधाकर अदालत में बताता है कि जहां सोमा घायल मिली थी वहां से थोड़ी ही दूरी पर उसका हॉस्टल है। वह कहता है, उस रात मेरी सुबह 4 बजे ट्रेन थी, इसीलिए मैं देर रात तक सामान पैक कर रहा था। करीब 1 बजे मैं हॉस्टल की बालकनी में सिगरेट पीने आया, तभी मैंने एक कार को सड़क किनारे रुकते देखा। सुधाकर आगे बताता है, करीब 5 मिनट बाद मैं दोबारा बालकनी में आया, तब भी वही कार वहीं खड़ी थी और उसका ड्राइवर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं उस आदमी का चेहरा साफ देख पाया और वह शौर्य था।
सुधाकर की यह गवाही सुनते ही पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अगर उसकी बात सच थी तो शौर्य का पहले दिया गया बयान पूरी तरह झूठ साबित हो सकता था। सुधाकर की गवाही सुनने के बाद अर्जुन खुद भी उलझन में पड़ जाता है। वह जेल में जाकर शौर्य से दोबारा सवाल करता है, अगर तुम 1 बजे घर पहुंच गए थे तो सुधाकर ने तुम्हें घटनास्थल के पास कैसे देखा? शौर्य पहले की तरह शांत रहते हुए कहता है, मैंने कोई हत्या नहीं की। अगर कोई गलती हुई भी है तो वह सिर्फ एक हादसा था। मैं घर गया, गौरी से झगड़ा हुआ और फिर सो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वह केस लड़ता रहता है। इधर वह गौरी से मिलने उसके घर पहुंचता है। उसे उम्मीद होती है कि गौरी अदालत में शौर्य का साथ देगी, लेकिन गौरी जो सच बताती है उसे सुनकर अर्जुन भी हैरान रह जाता है। गौरी कहती है, उस रात शौर्य ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा था। यह पहली बार नहीं था, वह हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। मैं उससे तंग आ चुकी हूं। वह आगे बताती है कि उसने उसी रात पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन कुछ देर बाद डर के कारण खुद ही दोबारा फोन करके शिकायत वापस ले ली। अब अर्जुन के हाथ एक नया सबूत लग चुका था। अगर पुलिस कॉल का समय साबित हो जाए तो यह भी साबित किया जा सकता था कि रात 1 बजे शौर्य अपने घर पर मौजूद था। उधर मधुरा की निजी जिंदगी भी मुश्किलों से गुजर रही थी। उसके पति को हर्षवर्धन की कंपनी में नौकरी का ऑफर मिलता है। मधुरा समझ जाती है कि यह सीधा सीधा उसे प्रभावित करने की कोशिश है। वह अपने पति से नौकरी ठुकराने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति आर्थिक तंगी का हवाला देकर नौकरी स्वीकार करने का फैसला करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होती है। कुछ समय बाद अर्जुन मधुरा को कॉफी पर मिलने के लिए बुलाता है। दोनों एक कैफे में बैठते हैं। तभी अर्जुन के कुछ प्रशंसक उसके साथ फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। अर्जुन अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़कर बाहर चला जाता है। उसी दौरान उसके जूनियर का एक मैसेज फोन पर आता है। मधुरा की नजर अनजाने में उस पर पड़ जाती है। मैसेज में लिखा होता है, गौरी किसी भी तरह शौर्य को सजा दिलाना चाहती है, वह हमारी मदद नहीं करेगी। यही बात मधुरा के दिमाग में बैठ जाती है। अगली सुनवाई में वह तुरंत गौरी को गवाही के लिए बुला लेती है। इस बार गौरी अदालत में अपना पुराना बयान बदल देती है। वह कहती है, शौर्य उस रात 1 बजे नहीं बल्कि करीब 4 बजे घर आया था। पहले मैंने डर की वजह से झूठ बोला था, लेकिन अब मैं सच बता रही हूं। पूरा कोर्टरूम एक बार फिर हैरान रह जाता है, लेकिन अर्जुन मानो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह कंट्रोल रूम में ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारी मनीष को गवाही के लिए बुलाता है। मनीष अदालत में उस रात की पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग पेश करता है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि गौरी चीख रही है, घर में सामान टूटने की आवाज आ रही है और वह मदद की गुहार लगा रही है। कुछ मिनट बाद दूसरी रिकॉर्डिंग चलती है, जिसमें वही गौरी पुलिस से कहती है, अब सब ठीक है, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अदालत से कहता है, अगर यह कॉल रात 1 बजे की है तो साफ है कि उस समय शौर्य अपने घर पर मौजूद था, यानी वह घटनास्थल पर नहीं हो सकता। अब गौरी खुद स्वीकार कर लेती है कि उसने अदालत में झूठ बोला था। वह सिर्फ शौर्य को सजा दिलाना चाहती थी। जज भी कहते हैं कि घरेलू हिंसा का मामला अलग है, लेकिन किसी दूसरे केस में झूठी गवाही देना कानूनन अपराध है। इन सभी गवाहियों और सबूतों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि हत्या के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं है। आखिरकार अदालत शौर्य को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर देती है। कोर्ट से बाहर निकलते ही शौर्य मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए गौरी से माफी मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि गौरी भी उसके साथ वापस चली जाती है। उधर मधुरा को अब एक बात समझ आ चुकी थी। उसे एहसास होता है कि अर्जुन ने कैफे में मोबाइल जानबूझकर छोड़ा था ताकि वह मैसेज पढ़ ले और खुद ही गौरी को गवाह बना दे। यही अर्जुन की सबसे बड़ी कानूनी चाल थी। कोर्ट से बाहर आने के बाद मधुरा सीधे अर्जुन के पास जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही होती है। वह अर्जुन से कहती है, सर, आपने यह सब पहले से प्लान किया था, है ना? कैफे में मुझसे मिलना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। आपने जानबूझकर अपना फोन टेबल पर छोड़ा ताकि मैं आपके जूनियर का मैसेज पढ़ लूं और खुद ही गौरी को गवाह बना दूं। अगर आपके पास पुलिस कॉल की रिकॉर्डिंग पहले से थी तो यह पूरा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, गौरी की गवाही मेरे पक्ष में नहीं आती, लेकिन अगर वही गवाही तुम्हारी तरफ से आती और बाद में मैं उसे झूठा साबित करता तो उसका असर कहीं ज्यादा होता। इसीलिए मुझे यही चाल चलनी पड़ी। मधुरा यह सुनकर बेहद निराश हो जाती है। वह कहती है, मैं आपको अपना आदर्श मानती थी। आज आपने केस तो जीत लिया, लेकिन मेरी नजरों में हार गए।
उधर शौर्य अपना वादा निभाते हुए समारा के लिए बोन मैरो डोनेट कर देता है। सफल ऑपरेशन के बाद समारा की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है और अर्जुन राहत की सांस लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद अर्जुन अकेले शौर्य से मिलने उसके क्लब पहुंचता है। वहां शौर्य अपनी पत्नी गौरी के साथ आराम से बैठा होता है। दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनके बीच कभी कोई गंभीर विवाद हुआ था। अर्जुन बिना किसी भूमिका के सीधे कहता है, मुझे सच पता चल चुका है, सोमा की मौत हादसा नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई थी, और अब मैं यह भी जानता हूं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। शौर्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। अर्जुन पूरी घटना समझाते हुए कहता है, उस रात जब तुमने सोमा के करीब आने की कोशिश की तो उसने तुम्हें रोक दिया। इसी दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और तुम्हारे हाथ में मौजूद कार की चाबी उसके गले में जा लगी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाने की बजाय तुम डर गए। तुमने उसे सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से भाग निकले। लेकिन तुम्हें अपनी सबसे बड़ी समस्या याद आई। तुम्हारे पास फोन नहीं था, वह क्लब में ही छूट गया था। इसीलिए तुम बीच रास्ते में रुके जहां सुधाकर के हॉस्टल के पास एक व्यक्ति सड़क किनारे सो रहा था। तुमने उसी से मोबाइल लेकर गौरी को फोन किया। फिर गौरी ने पुलिस को कॉल करके जानबूझकर घरेलू हिंसा का ड्रामा किया ताकि रिकॉर्ड में यह साबित हो जाए कि रात 1 बजे तुम अपने घर पर मौजूद थे। अर्जुन आगे कहता है, सुधाकर ने तुम्हें वहीं देखा था। जिस आदमी से तुमने फोन लिया था उसने भी तुम्हें बहुत करीब से देखा था। उसे तुम्हारे कपड़ों पर लगा खून भी दिखाई दिया होगा। जब तुम्हें एहसास हुआ कि वही आदमी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकता है तो तुमने अपने बॉडीगार्ड चतुर को उसे खत्म करने भेज दिया। शौर्य पहली बार थोड़ा घबरा जाता है। अर्जुन आगे बताता है, तुम्हारी किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया। चतुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और जिस आदमी पर हमला हुआ था वह बच गया। होश में आने के बाद उसने पुलिस को पूरा सच बता दिया। अब शौर्य समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह मुस्कुराकर अर्जुन से पूछता है, तो अब क्या करोगे? खुद मुझे गिरफ्तार कराओगे? अपने उसूल भूल गए क्या? अर्जुन शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं। इतने में दरवाजा खुलता है और मधुरा पुलिस टीम के साथ अंदर आती है। अर्जुन कहता है, मैंने सिर्फ सच तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, अब कानून अपना काम करेगा। पुलिस तुरंत शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है। इस बार उस पर सिर्फ सोमा की हत्या का ही नहीं बल्कि गवाह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया जाता है। आखिरकार अर्जुन अपनी बेटी समारा की जान भी बचा लेता है और सोमा को इंसाफ भी दिला देता है। यही वजह है कि लोग उसे इक्का कहते हैं, क्योंकि वह अपना सबसे बड़ा दांव हमेशा आखिर में खेलता है। फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में अर्जुन की जीत के पीछे छिपी कीमत भी साफ दिखाई जाती है। उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने उसूलों से समझौता किया, लेकिन जब सही समय आया तो उसी ने शौर्य के खिलाफ ऐसे सबूत जुटाए कि कानून उसे दोबारा गिरफ्तार करने पर मजबूर हो गया। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और दिलचस्प फिल्म की कहानी के साथ।